साथियों नमस्कार, मैं सूर्य कुलश्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सूर्य द हिस्ट्री मिरर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की कक्षा में हम अरबों की सिंध विजय का अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत हम सिंध का पूर्व इतिहास देखेंगे। इतिहास जानने के स्रोत यानी कि सिंध विजय का पता हमें किन स्रोतों से चलता है उनको देखना है। इस जो प्रमुख युद्ध हुआ दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, इस युद्ध के कारण देखेंगे, युद्ध की प्रगति देखेंगे कि युद्ध में आखिर कासिम ने कहां कहां पर आक्रमण किया और वहां पर क्या विशेष घटनाएं घटित हुई। इसके बाद अरबों की सफलता कि सिंध को इन्होंने जीत लिया, तो उस सफलता के क्या कारण थे, या दाहिर हारा तो दाहिर की असफलता के क्या कारण थे, ये भी देखना है। इसके बाद इस विजय के क्या प्रभाव या परिणाम सामने आए, इनका अध्ययन करना है। और इस विजय के बाद आखिर अरबों ने किस प्रकार का शासन प्रशासन स्थापित किया और आगे भारत को जीतने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई, क्या वे सफल रहे या नहीं। भारतीय प्रतिरोध का भी अध्ययन हम इसमें करेंगे कि जिन्होंने अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। तो आज की कक्षा में इतना सब कुछ है साथियों। और आज की इस कक्षा से पूर्व मैं आपको दो बातें और बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में आपके द्वारा मुझसे मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों को मैं अपनी हर वीडियो के अंत में उत्तर के साथ उल्लिखित करूंगा। और दूसरी बात कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूं वो तथ्यात्मक के साथ साथ अवधारणात्मक भी होता है। तो इस नोट्स का प्रयोग आप सिविल सेवा तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले जानते हैं सिंध का इतिहास क्या रहा। शुरुआत सिंध का पूर्व इतिहास, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उससे पूर्व। सिंध का प्राचीन इतिहास तो विशेष नहीं पता चलता है। हम हर्षवर्धन जो लगभग 7वीं शताब्दी में कन्नौज पर शासन करता था, उसके काल में हम जान पाते हैं कि सिंध में एक शूद्र राजा था। ये प्रमुख वहां उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन के काल में सिंध में एक शूद्र राजा था और वह हर्षवर्धन के प्रभाव में था, हर्षवर्धन की बात मानता था। इसके बाद सिंध में राय वंश आया और इस राय वंश में अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था और राय साहसी द्वितीय का मंत्री था चाच, जो कि ब्राह्मण था और यह वंश के शासक शूद्र हुआ करते थे। तो इसका मंत्री चाच था और इस मंत्री ने राय साहसी द्वितीय की हत्या कर दी और इसकी पत्नी सुहानदी या सुहानदी से विवाह कर लिया और इसने सिंध में हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश की स्थापना की सिंध में। किसने? चाच ने। और अब देखते हैं, ये पहला शासक रहा। दूसरा शासक इसका भाई चंद्र रहा। इसके बाद चाच की 2 संतानें हुई, पुत्र दाहिर और दाहिर सिय।
ये दोनों भाई थे, दाहिर और दाहिर सिय। तो चाच के बाद चंद्र शासक बना और उसके बाद इन दोनों ने योजना बनानी शुरू कर दी कि किसी तरह से चंद्र को, यानी कि अपने चाचा को गद्दी से हटाया जाए। तो दोनों भाई एक हो गए और उन्होंने चंद्र को हटा दिया और योजना जो बनाई गई उसके अनुसार तीसरा शासक दाहिर बनता है और दाहिर सिंध को आधा आधा बांट लेता है, यानी कि उत्तरी सिंध दाहिर का और दक्षिणी सिंध दाहिर सिय का। इस तरह उत्तरी सिंध, दक्षिणी सिंध, और इसकी राजधानी अरोर होती है और इसकी राजधानी ब्राह्मणाबाद होती है। यहां पर दाहिर और यहां पर दाहिर सिय। तो इस तरह से ये दोनों भाई आपस में साम्राज्य का बंटवारा कर लेते हैं। कुछ समय बाद दाहिर सिय खत्म हो जाता है तो संपूर्ण सिंध पर दाहिर का शासन हो जाता है। तो ये स्थिति रही कि अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ पर दाहिर का शासन था। तो ये था साथियों सिंध का पूर्व इतिहास। अब देखते हैं अरबों ने जो सिंध को जीता, तो ये जानकारी हमें किन स्रोतों से पता चलती है। सिंध पर अरबों के जो आक्रमण हुए उनकी जानकारी के स्रोत, यानी कि कुछ पुस्तकें। पहली चचनामा, इसका लेखक ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। कहीं कहीं किसी पुस्तक में अली अहमद भी दिया हुआ है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। और यह पुस्तक अरबी में लिखी गई और इसी पुस्तक का अनुवाद 1216 में अली कूफी नाम के व्यक्ति ने किया, इल्तुतमिश के काल में। और किसमें? फारसी में। और यह पुस्तक इस विजय को जानने का मुख्य साधन है। दूसरी पुस्तक किताब फतूह अल बलदान। यह पुस्तक अल बिलादूरी ने लिखी और यह भी अरबी में है। इसमें ही बताया जाता है कि सिंध पर पहला अरब आक्रमण द्वितीय प्रमुख खलीफा उमर के काल में बंबई के थाने में हुआ था, लेकिन वह सफल नहीं रहा था। और इसके बाद 8वीं शताब्दी के पहले दशक में इब्न अल हर अल बहत्ती नाम के व्यक्ति ने मकरान का क्षेत्र, यानी कि सिंध से ठीक पहले का क्षेत्र जीता, जिस कारण ये विजय संभव हुई। आगे डायग्राम में देखेंगे कि मकरान कहाँ पड़ता है। तीसरी पुस्तक तारीख सिंध। ये मीर मासूम ने लिखी। अकबर, यानी कि मुगल शासक अकबर के काल में, लगभग 1600 ईस्वी की बात होगी। और ये फारसी में लिखी गई। तो ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमें अरबों की सिंध विजय के बारे में पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि अरब सामान्य रूप से भारत के पश्चिमी तटों पर व्यापारी के रूप में बसे हुए थे। वहाँ पर उन्हें राष्ट्रकूटों ने, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की एक शक्ति हुआ करते थे, राष्ट्रकूट, उनसे अरबों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। तो अरबों को उनका आश्रय प्राप्त था
अरब उनको मित्र मानते थे। अब देखते हैं युद्ध के कारण। युद्ध के कारणों में पहला कारण धार्मिक उत्साह, यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना अभी कुछ ही समय पूर्व हुई थी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा। तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों में काफ़ी उत्साह था अपने धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर। वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक और धार्मिक प्रभुत्व स्थापित करना उनका कर्तव्य सा बन गया था। तो उनको ये मौका ठीक लगा और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर आक्रमण करना उचित समझा। दूसरा, साम्राज्य विस्तार। हर आक्रमण के पीछे ये भी एक भावना रहती है कि यदि हम आक्रमण करेंगे तो क्षेत्र विस्तृत होगा। तीसरा, धन लालसा, यानी कि कहीं आक्रमण करने से पूर्व मन में यह भी भावना रहती है कि हम वहाँ से धन प्राप्त करेंगे जो कि हमारे साजो सामान, सैन्य व्यवस्था और शासन प्रशासन के लिए भी पर्याप्त रहेगा। तो एक धन की लालसा भी अरबों में थी। चौथा जो प्रमुख कारण था, जिसे तात्कालिक कारण कहा गया, समुद्री जहाज का देवल में लूटा जाना। ये सर्व प्रमुख कारण भी माना गया, तात्कालिक कारण भी रहा। तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि देवल में यह जहाज लूटा गया तो किस तरह से तत्कालीन खलीफा और इराक के गवर्नर ने क्या प्रतिक्रिया दी और कैसे मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण संभव हुआ। तो डायग्राम के माध्यम से तात्कालिक कारण को हम देखते हैं विस्तार से। साथियों, बात 708 ईस्वी की है, जब ये गुजरात है और यहाँ मैं ये श्रीलंका बना देता हूँ। ये हमारा पश्चिमी तट है। यहाँ पर अरब अपने व्यापार के लिए बसा करते थे। राष्ट्रकूटों से उनकी अच्छी खासी मित्रता थी। और ये हिस्सा आज वर्तमान पाकिस्तान का मैंने बना दिया। सिंध जो था उस समय वो ये हिस्सा था। काफ़ी उत्तर की ओर इसका विस्तार था और ये उस समय आज के हिसाब से सोच लेते हैं अफगानिस्तान था। ये ईरान, ये इराक और पीछे यहाँ छोटा सा हिस्सा है सीरिया। यहाँ राजधानी दमिश्क। तो साथियों, इस डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि जो तात्कालिक कारण था कि समुद्री जहाज़ों का लूटा जाना, तो वो उस घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया और यहाँ खलीफा और इराक के गवर्नर की क्या प्रतिक्रिया रही। तो बात कुछ ऐसी थी कि श्रीलंका से कुछ जहाज, जो 1
अपने में मुस्लिम युवतियां, बच्चे और श्रीलंका के राजा द्वारा भेजे गए कुछ उपहार लेकर सीरिया के दमिश्क में बैठे खलीफा वाहिद के पास आ रहा था। लेकिन वो जहाज यहाँ देवल, जिसे हम दाबुल भी कहते हैं, यहाँ पर जहाज लूटे गए। ये जहाज कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट लिए और इस घटना पर खलीफा वाहिद ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी और इराक के अपने गवर्नर हज्जाज से कहा कि यहाँ के राजा यानी कि सिंध के राजा दाहिर से जो जहाज लूटे गए हैं उनका हर्जाना लिया जाए और जो दोषी हैं उन्हें दंडित कराया जाए। दाहिर ने आनाकानी कर दी और यहीं से ही हज्जाज ने 3 आक्रमण कराए। पहला आक्रमण हुआ उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, जिसे वहां के गवर्नर ने हरा दिया, यानी कि दाहिर के गवर्नर ने इसको हरा दिया। दूसरा बुदैल, कहीं कहीं ये बुरदिल या कुछ और भी लिखा हुआ है, वो गलत है, सही नाम बुदैल है। इसको भी दाहिर के एक पुत्र ने हरा दिया और ये भी नहीं आ सका। ये भी भारत यानी कि जो ये दाबुल की घटना थी, यहाँ पर अपनी एक सक्रिय प्रतिक्रिया न दे सका। और तीसरा मोहम्मद बिन कासिम, यह है हज्जाज का दामाद और भतीजा दोनों था। इसकी उम्र इस आक्रमण के समय मात्र 17 वर्ष की थी। इसने कासिम ने यहाँ से मकरान, यानी कि ये जो क्षेत्र है पूरा मकरान का है, मकरान होते हुए यहाँ पर आक्रमण किया देवल पर। वैसे तो और भी रास्ते हैं इधर भारत आने के, यहाँ काफ़ी दर्रे हैं, क्रमशः दर्रे खैबर, गोमल, बोलन, टोची, कुर्रम, 5 दर्रे हैं जिनसे भारत आया जा सकता है। लेकिन एक ये रास्ता ये भी है, ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है। यहाँ मरुस्थल काफ़ी ज़्यादा है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम चूँकि कम उम्र का था, ऊर्जावान था, तो उसने इस रास्ते का चयन सीधे सीधे देवल जाने के लिए किया। वैसे गौरी गजनबी भी यहाँ के रहने वाले थे, उनको जब यहाँ पर आक्रमण करना होता था तो वो सीधे ना आके इस तरह से इन दर्रों से होकर ही आया करते थे। तो इसका मोहम्मद बिन कासिम ने सीधा देवल पर आक्रमण किया और यहाँ पर काफ़ी नरसंहार इसके द्वारा किया गया। 17 वर्ष की आयु से अधिक आयु के पुरुषों को इसने मरवा दिया और यहाँ पर ही इसने देवल में ही इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया, जो कि 48, 24 और 12 दिरहम की दर से 3 दरों से ये लगाया गया। आय स्तर देखते हुए कि जो अच्छा कमाते हैं उन पर 48 दिरहम, थोड़ा कम कमाने वाले 24 और कम कमाने वालों पर 12 दिरहम के हिसाब से इसने कर लगाया। और यह कर मुसलमानों को छोड़कर सभी पर लगाया गया जिनको ये जिम्मी कहते थे। और इस कर से ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, दिव्यांग या विकलांग और विक्षिप्त यानी कि पागल पूर्णतः मुक्त थे। तो प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? पहली बार जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लगाया और वो भी देवल में। इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है।
देवल में यहाँ पर जीतने के बाद जहाँ पर लूट हुई थी, फिर ये नीरुंग यानी कि नीरुन पर इसने आक्रमण किया। ये आज जगह हैदराबाद के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान में। नीरुन से फिर यह थोड़ा सा उत्तर की ओर सहवान में गया, यहाँ भी जीता। और सहवान में जीतने के बाद इसने सिंधु नदी पार की। सिंधु नदी ये बहती आ रही है, इसको पार किया और आ गया रावर नाम की जगह पर। यहीं पर ही कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध हुआ और ये डेट है 20 जून 712 ईस्वी। रावर का युद्ध यही था जो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ। दाहिर हाथी पर बैठा हुआ था और इस युद्ध में वो हार जाता है। यहाँ से वो सिंध की दूसरी राजधानी ब्राह्मणाबाद आया। यहाँ से उसने दाहिर की 2 पुत्रियाँ सूर्य देवी, परमल देवी प्राप्त की, जिनको उसने खलीफा के पास भिजवा दिया। ब्राह्मणाबाद के बाद दाहिर ने यहाँ अरोर पर आक्रमण किया, जो सिंध की राजधानी थी। यहाँ पर दाहिर की राजधानी पर उसने आक्रमण किया, यहाँ भी विजय प्राप्त की। और यहाँ से एक और जगह है सिक्का, यहाँ भी विजय प्राप्त करता हुआ मुल्तान यानी कि एक अन्य क्षेत्र, मुल्तान पर भी इसने आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन कासिम कन्नौज पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन खलीफा यहाँ बदल गए। तब तक सुलेमान आ गया और सुलेमान की हज्जाज से जरा भी नहीं बनती थी। तो सुलेमान ने हज्जाज की जो ये योजनाएं विजय की थी वो रुकवाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को कन्नौज पर आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया और खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को कन्नौज पर आक्रमण करने से पूर्व ही वापस बुला लिया। यद्यपि मोहम्मद बिन कासिम ने अबू हकीम के नेतृत्व में 1000 सैनिकों की सेना तैयार कर ली थी। लौटने के बाद मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ, कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें एक कुछ ठीक ठाक सी मुझे लगती है। एक इस तरह से कि सूर्य देवी, परमल देवी को जब जो दाहिर की पुत्रियां हैं खलीफा सुलेमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने शिकायत की मोहम्मद बिन कासिम की कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा शील भंग कर दिया है, अर्थात कौमार्य भंग कर दिया, हमारे साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं और इस तरह से वह हमें आपको दे रहा है। तो सुलेमान को गुस्सा आ गया और सुलेमान ने तुरंत ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में भरवा कर मरवा दिया जाए। तो यही हुआ और मोहम्मद बिन कासिम इस तरह से मरवा दिया गया। और बाद में सूर्य देवी, परमल देवी ने, खासकर बड़ी बहन सूर्य देवी, उसने बाद में स्वीकार किया कि ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ गलत उनके साथ नहीं किया था। तो अब सुलेमान को पुनः उन दोनों बहनों पर गुस्सा आ गया। तो सुलेमान ने सूर्य देवी और परमल देवी को दंड देने के लिए घोड़े की पूंछ से बंधवा कर खूब दौड़वाया, खूब उन्हें घसीटवाया कि तब तक ये घसीटी जाएं जब तक ये मर ना जाए। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम, सूर्य देवी, परमल देवी का अंत हुआ। दाहिर युद्ध में यहाँ मारा ही गया। दाहिर की एक पत्नी भी थी जो ब्राह्मणाबाद में लड़ रही थी, रानी बाई। वो एक समय तक लड़ी, लेकिन बाद में उसे लगा कि वह नहीं लड़ सकती, तो उसने जौहर धारण कर लिया। तो ये सब प्रमुख जो इस युद्ध में शामिल हैं, उनका अंत इस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं
युद्ध की प्रगति आपने देखी और अब देखते हैं कि युद्ध अरबों की सफलता या दाहिर की असफलता के क्या कारण थे। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। तो असंतुष्ट वर्ग द्वारा सहयोग, अब इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। दाहिर और उसके पिता चाच ने ऐसा प्रशासन स्थापित किया था जिससे बहुसंख्यक जनता त्रस्त थी। जैसे कुछ खास ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और मेड़, वहाँ की एक प्रमुख जाति मेड़, जाट, ये सब चाच और उसके पुत्र दाहिर के तौर तरीकों से परेशान थे। ब्राह्मणों ने ही रक्षा कवच का जो रहस्य था वो अरबों को बताया। बौद्ध भी इनसे शासन से परेशान थे क्योंकि ये ब्राह्मण वंश के थे, ब्राह्मण वाद को स्थापित करना चाह रहे थे, और जबकि बौद्ध अपनी धार्मिक मान्यताओं को माने रखना चाहते थे। तो यहाँ भी एक विरोध हुआ। ऐसी प्रकार जैनों के साथ हुआ, मेड़ों के साथ भी, यानी कि उनके क्षेत्रों को अनावश्यक रूप से कब्जाया जाना और ध्यान न देना, ये भी कारण था मेड़ों के नाराजगी का। जबकि जाटों के लिए तो बहुत कड़े प्रावधान कर दिए थे कि अपने साथ 2 कुत्ता रख के घूमेंगे या कोई चिन्ह बना लेंगे और जब भी निकलेंगे तो बताएंगे कि हाँ ये जाट जा रहे हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक और जातिगत विभेद जो दाहिर द्वारा स्थापित किया गया, उससे इस वर्ग ने मोहम्मद बिन कासिम का सहयोग किया। एक व्यक्ति ने तो जो पेयजल वाली नदी के का जो रहस्य था वो मोहम्मद बिन कासिम की सेना में बता दिया, और यही किया गया फिर अरबी सेना के द्वारा कि उस नदी का मार्ग बंद कर दिया गया, जिससे दाहिर की सेना में पानी की कमी हो गई। तो इस तरह से असंतुष्ट वर्ग ने सहयोग मोहम्मद बिन कासिम को किया। उसके बाद सैन्य संसाधनों की प्रचुरता की बात करें तो अगर सैनिकों की संख्या देखी जाए तो भी दाहिर के पास कम थी, जबकि तुलनात्मक रूप से मोहम्मद बिन कासिम के पास काफ़ी ज़्यादा सैनिक थे। मोहम्मद बिन कासिम के पास सेना होने के साथ साथ, अच्छी सेना होने के साथ साथ अश्वारोही भी थे, यानी कि घुड़सवार, जबकि दाहिर की सेना में हाथी ज़्यादा थे। इधर इसके पास कुछ पत्थर फेंकने की मशीन यानी कि मंजनिक या मैगनल जिसे बोलते हैं, नौफ था। तो इस प्रकार के पत्थर फेंकने की मशीनें और इस प्रकार के उपकरण उसके पास थे, जबकि दाहिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने एक परंपरागत तरीके से ही इस युद्ध को लड़ता रहा। इसके बाद संगठित प्रयास, दाहिर को उसके उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण द्वारा ही विशेष सहयोग किया गया, अन्यथा कोई भी उसका चाहे भतीजा हो या बेटा हो, जैसे भतीजा बजहरा हो, कोई भी हो, विशेष सहयोग नहीं कर सके और हार गए। जबकि यहाँ पर जो भी इनके साथ सहयोग करने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम के पास, उसमें मकरान का जो राज्यपाल था मोहम्मद हारून, उसने तोपें भेजी मोहम्मद बिन कासिम के लिए, साथ ही अपने एक सेनापति अस्वाद को पूर्वी सिंध पर आक्रमण करने के लिए भी भेजा था, और काफ़ी सेना यहाँ से मकरान से भी उनको प्राप्त हुई थी। तो ये एक संगठित प्रयास रहा जो मोहम्मद बिन कासिम और वहाँ इसके समर्थन में किया गया। धार्मिक कट्टरता की बात करें तो इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन पुनः कि
अरबों में धार्मिक कट्टरता थी। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो अपने धर्म को आगे रखकर एक युद्ध लड़ना, ये भावना उनमें कहीं ज़्यादा थी, जबकि दाहिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो धर्म के लिए व्यक्ति कुछ करे, यहाँ तक कि अपनी जी जान लगा दे, तो ये ऐसा इस्लाम में अरबी कर सकते थे। बात करें कुशल रणनीतिज्ञता की, तो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की तुलना में कुशल रणनीतिज्ञ था। पहली बात, उसने कोई अन्य रास्ता ना खोज करके सीधा और दाहिर को अचंभित कर दिया कि इतनी जल्दी वो मकरान पार करके देवल तक आ गया। तो काफ़ी तेज आक्रमण किया और उसने दाहिर को संभलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद नाव बनाकर सिंधु नदी पार करना, ये भी दाहिर नहीं सोच पाया था कि जब सहवान से रावर की तरफ सिंधु नदी पार करके ये मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये यही सोचता रहा दाहिर कि मोहम्मद बिन कासिम नदी पार नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने नाव को मिलाकर एक पुल तैयार किया और वो नदी पार की। तो ये इसके कुछ तरीके थे जिससे ये कुशल रणनीतिज्ञ पता चलता है। साथ ही इन असंतुष्ट लोगों से मिलकर, इनकी बात मानकर बौद्धों ने तो नीरुन में आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत ही सकारात्मक रूप से मोहम्मद बिन कासिम के साथ सहयोग किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इन असंतुष्ट लोगों के साथ बातचीत की और इनको अपनी ओर मिलाया और दाहिर के खिलाफ खड़ा किया। तो ये कुशल रणनीतिज्ञता थी इसकी। दाहिर की भूलें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं जानने के लिए कि दाहिर की जो सबसे बड़ी भूल थी कि मालूम है कि देवल पर एक जहाज़ लूटा गया है और गवर्नर हज्जाज और खलीफा वाहिद अपनी अब सख्त प्रतिक्रिया देंगे, तो उसको वहाँ पर अपनी सैन्य व्यवस्थाएं मजबूत करनी थी। लेकिन दाहिर ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वहाँ पर देवल पर जब आक्रमण भी हुआ तो भी वो निकल कर नहीं आया कि आकर देखें, वहीं रोकें मोहम्मद बिन कासिम को कि वो आगे ना बढ़ सके। उसे नीरुन सहवान तक भी जाने दिया, वो भी वेट करता रहा। उसके बाद सहवान से रावर जब सिंधु नदी पार भी करने दी, वहाँ भी उसको रोकना था, लेकिन वो ये सब नहीं किया और अंततः हार का शिकार हुआ। तो ये दाहिर की भूलें थी। साथियों, अरबों की सफलता की जो 7वीं वजह थी वो थी अरबों की भ्रमणशीलता, यानी कि अरबी लोग अपने आसपास के क्षेत्रों को चाहे किसी भी जलवायु के हों विजित करने के लिए जाने जाते थे, हर जलवायु में रहने के लिए उपयुक्त थे। तो सिंध पर आक्रमण करते समय भी उनको वहाँ की जलवायु से विशेष दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो आते वक्त ईरान का क्षेत्र हो या मकरान का हो या देवल का हो, हर प्रकार के क्षेत्र में अनुकूलित होने के कारण वे सिंध विजय को आसानी से कर सके। और अब अगला 8वां कारण है सिंध की मुख्य भूमि से पृथकता, यानी कि सिंध में जो शासक था दाहिर, वो भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ के किसी शासक से संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। क्योंकि दक्षिण में समंदर है, वहाँ से कोई बात नहीं हो सकती, और पूर्व की ओर देखा जाए तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ से भी भारत की जो मुख्य शक्तियाँ थीं उनसे कोई बात या किसी प्रकार के संपर्क दाहिर का ना हो सका, जिस कारण सिंध की मुख्य भूमि से पृथकता के कारण भी दाहिर को हार का सामना करना पड़ा। तो साथियों, अभी तक आपने देखा कि 8 कारण अरबों की सफलता या दाहिर की असफलता के जो मैंने आपके सामने रखे। अब देखते हैं इस विजय के क्या प्रभाव या परिणाम निकले। साथियों, अब बात करते हैं इस विजय के क्या प्रभाव या परिणाम सामने आए। तो इस विजय के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, और इनको अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो 2 वर्ग सामने नजर आते हैं। एक वर्ग वह है जो
इस विजय को महत्वहीन घटना, परिणाम रहित विजय या आकस्मिक घटना मानकर नगण्य महत्व की घटना बताता है, जबकि एक वर्ग वह है जो ये कहता है कि इस विजय के काफ़ी बड़े परिणाम सामने आए। तो देखते हैं। लेन पूल ने इस विजय को परिणाम रहित विजय बताया, आरसी मजूमदार ने महत्वहीन परिणाम वाली घटना इसको बताया, जबकि सर बुल्जले हेग ने अरबों की सिंध विजय को मात्र आकस्मिक घटना मानकर नज़रअंदाज कर दिया है। जबकि वहीं एच.जी. वेल्स, हैवेल, ए.एल. श्रीवास्तव यानी कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और कर्नल टाड, इन सभी ने इस विजय के महत्वपूर्ण परिणाम बताए हैं। तो मेरी भी दृष्टि में चूँकि कोई भी घटना अपने भीतर कोई ना कोई प्रभाव समाहित अवश्य रखती है, यद्यपि राजनीतिक स्तर पर वो वहीं सिंध में ही रुके रहे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम तो अवश्य ही नज़र में आए। तो कुछ थोड़े परिणाम राजनीतिक भी रहे, तो इन सभी को सम्मिलित रूप से हम यहाँ देखते हैं। तो पहला है राजनीतिक प्रभाव या परिणाम क्या रहे कि सिंध और मुल्तान अरबों के अधीन आ गए और ये लगातार उनके अधीन बने रहे और यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई और यहाँ पर अरबी लोगों का आना जाना लगा रहा और मुस्लिम लोग अब ये मानने लगे कि सिंध मुल्तान अब उन्हीं के हैं। गौरी गजनवी जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम अनुयायियों के द्वारा शासन था, तो ये सब सिंध मुल्तान में मुस्लिमों का प्रवेश इसी वजह से संभव हुआ। यहीं पर ही वे शासन प्रशासन को संभालने लगे। यहाँ पर दूसरी बात राजनीतिक प्रभाव में राजधानी मंसूरा को बनाया गया, यानी कि जो दक्षिणी सिंध की राजधानी थी ना ब्राह्मणाबाद, उसी का ही इन लोगों ने नया नाम मंसूरा रख दिया था। तो ये राजधानी बनाई गई सिंध में अरबों के द्वारा। अल महफूजा नाम का एक नगर भी और बसाया गया। अल महफूजा मतलब महफूज रहेंगे, यानी कि सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि अरबी लोग भारतीय शक्ति, खासकर गुर्जर प्रतिहारों से काफ़ी भय मानते थे, तो उनके आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने अल महफूजा नामक एक नगर बसाया, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी किलेबंदी कर रखी थी। और सुलेमान जो विदेशी यात्री है, उसने भी ये बताया है कि गुर्जर प्रतिहार अरबों के सबसे बड़े शत्रु थे और खासकर गुर्जर प्रतिहारों में मेहर भोज से अरब कांपते थे। गुर्जर प्रतिहारों के अलावा बादामी के चालुक्य और कश्मीर में कारकोट वंश के ललितादित्य मुक्तापीड ने भी अरबों को कई बार हराया। तो अरब सिंध मुल्तान में ही रहे, वो भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। राष्ट्रकूटों से व्यापार, चूंकि राष्ट्रकूटों से इनके अच्छे संबंध हुआ करते थे, तो अब चूंकि सिंध मुल्तान में जमने के बाद उन्होंने अपने मित्रों को पुनः याद किया और उनसे व्यापारिक संधियां की। ये भी एक राजनीतिक प्रभाव रहा। और हिंदुओं से राज्य प्रबंध की जानकारी भी इन्होंने प्राप्त की, क्योंकि ये वहाँ का शासन प्रशासन चलाना था। तो ब्राह्मणों को चूँकि जजिया भी मुक्त किया था, तो काफ़ी सहूलियतें भी उनको दी गई थी ताकि वो इनके राजकाज में काम आ सकें। तो ये राजनीतिक प्रभाव रहे। साथियों, अब बात करते हैं दूसरे सामाजिक प्रभाव की। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत सांस्कृतिक मिलन स्थल बगदाद बना, यानी कि भारत और अरबी संस्कृतियों का जो मिलन स्थल बना वो बगदाद बना। और एक सामाजिक प्रभाव ये भी था कि हिंदू मुस्लिम मतभेद की भी उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो एक बड़े इतिहासकार रहे, उनका भी कहना है कि भारत विभाजन की नींव यहीं से पड़ी, क्योंकि यहीं से ही हिंदू मुस्लिमों के बीच में मतभेद होना शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं धार्मिक प्रभाव की। जजिया एक धार्मिक कर था जो कि जिम्मियों पर लगाया जाता है, यानी कि
गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसके कर के बारे में विस्तार से मैं पीछे बता चुका हूँ। और दूसरा, धर्म परिवर्तन के मुद्दे की बात करें तो देवल में जरूर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन देवल से बाहर के क्षेत्रों में ज़्यादा धर्म परिवर्तन की कोई घटनाएं नहीं थी। और इसके बाद शैक्षिक प्रभाव की बात करें, ये भी काफ़ी ठीक प्रभाव रहा कि अरबी लोग भारतीय ज्ञान विज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने उसको समझा और प्रमुख पढ़े लिखे व्यक्ति, वैज्ञानिक, चिकित्सकों को वे बगदाद भी लेके गए। तो पुस्तकों के अनुवाद भी इन्होंने कराए, उनका इन्होंने अध्ययन भी किया। तो पंचतंत्र जो कि पुस्तक कहानियों का संग्रह है, इसे कश्मीर के विष्णु शर्मा ने संस्कृत में लिखा है। ये एक इसमें कहानियों के माध्यम से नैतिक सीख की बात की गई है। तो इस पुस्तक का, पंचतंत्र पुस्तक का 750 ईस्वी में इब्न अल मुकाफा नाम के व्यक्ति ने अरबी में अनुवाद किया। इसके बाद ब्रह्मगुप्त की 2 पुस्तकें, ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और दूसरी खंड खाद्यक, इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद इब्राहिम अल फजारी द्वारा किया गया और इसको नाम दिया गया सिंध हिंद, और इस पुस्तक को नाम दिया उसने अरकंद। अरकंद इसको नाम दिया सिंध हिंद और इसको नाम दिया अरकंद। यह पुस्तक गणित से संबंधित थी और यह खगोल शास्त्र से। दशमलव प्रणाली भी, जो अल ख्वारिज़मी नाम के व्यक्ति ने इसको अरब में प्रसारित किया, यह भी भारतीय मूल की थी। इसके बाद गिनती को अरबों ने हमसे ही सीखा, इसको हिंदसा नाम दिया। और धन नामक एक चिकित्सा अधिकारी था जिसको बगदाद ले जाया गया। वो बगदाद में एक उच्च पद पर रहा चिकित्सा के क्षेत्र में। मनक नाम के व्यक्ति ने खलीफा हारून का तक का इलाज किया। सिंदबाद भी एक वैज्ञानिक था जो बगदाद ले जाया गया। वहीं अबू मशर नाम का एक व्यक्ति था जो ज्योतिष पढ़ने के लिए बनारस में 10 वर्षों तक लगभग रहा और वहाँ से अपना ज्योतिष ज्ञान ले जाकर उसने अरबी क्षेत्रों में प्रचारित किया। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। भारत अरबों की सिंध विजय से सर्वाधिक प्रभावित आर्थिक क्षेत्र में ही रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो लूट की गई वहाँ पर जो खेत खलिहान थे, जो लोगों के घर मकान थे, जो उनके पास संचित धन था, मंदिरों में था, वो सब लूट लिया गया। इसके बाद कर व्यवस्था जो कि उन्होंने भूकर के माध्यम से और धार्मिक कर के माध्यम से स्थापित की। धार्मिक कर चूँकि जजिया के बारे में बता चुका हूँ पहले ही, जो कि उन्होंने लगाया, और भूकर उन्होंने 1/4 हिस्सा यानी कि उपज का 1/4 हिस्सा लगाया। और जहाँ पर ये सुविधाएं सिंचाई की देते थे वहाँ पर इन्होंने 2/5वां भाग इन्होंने भूकर के रूप में लगाया। उसके बाद दिरहम नामक नए सिक्के भी वहाँ इन्होंने चलाए। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बढ़ा, यानी कि भारतीयों का अरबी क्षेत्रों से संपर्क बढ़ा, आना जाना बढ़ा, व्यापार बढ़ा। भारतीय फिर यूरोप से भी संपर्क में आए और अंतर्राष्ट्रीय मंडी इराक की एक जगह है बसरा, वो बनी। और भारत में पहली बार ऊंट, खजूर और कागज़ का प्रचलन अरबों ने ही पहली बार किया था। अब कलात्मक प्रभाव की बात करें तो ये क्षेत्र कम प्रभावित रहा कि मंदिरों के जो मंडपों में जो बुर्ज हुआ करते थे उनका अनुकरण उन्होंने किया, अपनी मस्जिदों में प्रयोग किया। वहीं मीनारें जो उन्होंने बनवाई वो भारतीय विजय स्तंभों के समान थीं। वहीं मस्जिदों के जो प्रवेश द्वार, जो विशाल प्रवेश द्वार थे, भारतीय प्रवेश द्वार या भारतीय गांव के प्रवेश द्वार जो हुआ करते हैं, उनकी नकल इन्होंने अपनी मस्जिदों को बनाने में की। तो ये साथियों रहा अरबों की सिंध विजय के क्या प्रभाव रहे वो। अब बात करते हैं कि इस विजय के बाद आखिर क्या हुआ। इस विजय के बाद अरबों ने भारत में प्रवेश करने के प्रयास किए, लेकिन
कश्मीर में कारकोट वंशी, ललितादित्य मुक्तापीड और गुर्जर प्रतिहार और बादामी के चालुक्यों ने इनका ज़बरदस्त प्रतिरोध किया और इनको भारत की सीमा में नहीं आने दिया और ये अपने सिंध मुल्तान के क्षेत्र में ही अपना शासन चलाते रहे और ज़्यादा इन्होंने कोई विशेष प्रयास भारत की ओर जाने के फिर नहीं किए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही और अब आगे किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और आपको ये आज का अध्यापन कैसा लगा अवश्य बताएं। कोई प्रश्न, कोई समस्या हो तो वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।